मित्रों, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि आप सबके बीच में पहुँचने में बहुत विलम्ब हुआ, बहुत देर करने, लेकिन रास्ते में पालमपुर पहुँच करके हमारे रास्ते में कुछ कार्यक्रम ऐसे जोड़ दिए जहाँ जाना भी बहुत जरूरी था और इस कारण से यहाँ पहुँचने में देर हुआ। पार्टी के हमारे यहाँ के प्रत्याशी भी आप सबके बीच में पहुंचे, डॉक्टर राजीव भारद्वाज। मकसद तो आज मुलाकात का था, बात का नहीं था ज़्यादा, लेकिन मुलाकात के साथ साथ में बात भी जरूरी है, ऐसा लगता है मुझे। लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चारों उम्मीदवार समय रहते घोषित कर दिए हैं हिमाचल प्रदेश में, और चारों पार्टी के हमारे प्रत्याशी लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र का एक बार का दौरा पूर्ण कर चुके हैं। और जबकि कांग्रेस पार्टी 4 में से 2 लोकसभा के कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाई है और 2 प्रत्याशी को ढूंढने की अभी तक बहुत सघन प्रयास किए जा रहे हैं, तलाश की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव तक जो है वो घोषित कर देंगे। अब की बात पूरे देश भर में जो वातावरण है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार लगातार तीसरी बार बन रही है और ये भी दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं। और जिस तरह का समर्थन पूरे देश भर में हर प्रदेश में उनको प्राप्त हो रहा है, हर क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के गठबंधन को, और उस दृष्टि से जो नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और ये 400 पार का आंकड़ा एक महज सिर्फ चुनाव की दृष्टि से कहा हुआ आंकड़ा नहीं है, यथार्थ रूप में इसको हम अपने सामने होते हुए देखेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने जो सर्वेक्षण जो आ रहे हैं, अलग अलग सर्वेक्षण आ रहे हैं, उसमें यूपी का जो हमारा सी वोटर्स का सर्वेक्षण भी हमारे सामने आया, उसमें भी जो 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन छू रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि उसमें हिमाचल प्रदेश का विशेष जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीत रही है। 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी जीते थे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि जो आंकड़ा उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वोट शेयर का, उसमें एक बात का जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 63% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की संभावना है, और 33% कांग्रेस की, यानी कि मसा वो जो है वो जिसको बोल सकते हैं कि पासिंग के लिए कितने पास होने के लिए कितने नंबर देती थी, उस आंकड़े के अभी तक पक्का नहीं है वो भी तो उस आंकड़े तक पहुंचने की संभावना लग रही है। मैं उन सारी चीजों क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौर में सब उनको गुजरना है,
मित्रों, अब की बार हिमाचल प्रदेश के लिए ये लोकसभा के चुनाव के साथ साथ में एक अलग तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि हिमाचल में 4 लोकसभा के चुनावों के साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जो घोषित हो चुके हैं। 3 उपचुनाव और संभावित है, जहां निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र देकर रखा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जी ने अभी त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया है। और मैं उम्मीद करता हूं 24 तारीख को हमारा हाईकोर्ट में उस सारे मामले में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसमें बहुत क्लियर है कि कोई व्यक्ति, कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से अपना रेजिग्नेशन अगर स्पीकर को देते हैं तो वह तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हाईकोर्ट की जजमेंट आई तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये 3 और उपचुनाव होंगे, कुल मिलाकर के 9 उपचुनाव। और 9 उपचुनाव होने के साथ साथ में हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति है कि जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वहां हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव के परिणाम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब इस बात का आज जिक्र करते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी भी होती है। परेशानी के साथ साथ में हमसे पूछते हैं और हमें कहते हैं कि जयराम का हिसाब बहुत कमजोर है। हम हिसाब किताब के बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं, हम काम करते हैं और व्यवहारिक रूप से काम करते हैं। और यही बात हमने जो राज्यसभा की सीट का चुनाव तो था यहाँ हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों, उस सिलसिले में भी हमने बात कही थी कि हम जीतेंगे। और हम हिसाब के चक्कर में नहीं पड़े, वो हिसाब गिनते रहे, लेकिन हिसाब इस प्रकार का निकला कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद राज्यसभा का चुनाव जीत करके गए। कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत होने के बावजूद भी वो चुनाव हार गई। और जहां अभी विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में अगर वो हमको पूछे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 9 उपचुनाव हो रहे तो 9 उपचुनाव अगर हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर और कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर होगी। इसके साथ मुझे एक बात जरूर कहनी है, तो पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में आज मैं देख रहा था, और पिछले कुछ और दिनों से भी मैं इस बात को देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत जोर से बोले, वॉसिफरस जिसको बोलते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन किया। हमने तो किया ही नहीं ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के ही मरीज ठीक हो जाता है, तो करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती हमको। और हमें पूरा भरोसा है कि बिना ऑपरेशन के ही हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में, जो पॉलिटिकल टर्मोइल एक तरह का हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी फेस कर रही है, जिसमें हमको वो दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी चीज से हमारा कोई दूर दूर का लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और नाराजगी उनकी बहुत व्यवहारिक थी, बहुत तर्क के साथ उन्होंने अपनी बात को कहा। विधानसभा के अंदर भी उन्होंने बात कही, विधानसभा के बाहर भी उन्होंने बात कही, एक बार नहीं अनेक बार बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी मशगूल रहे, मस्त रहे अपने मित्रों के साथ, जहां जो लोग चुन करके कभी आ नहीं सकते हैं उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके उनके साथ ही सलाह में मशरूफ रहे, व्यस्त रहे। और चुने हुए विधायक बाहर इंतजार करते रहे और ये इंतजार का दौर, जलालत का दौर लंबा हुआ। 14 महीने के बाद आखिरकार एक ऐसा दौर आया जहां
चुने हुए प्रतिनिधियों चुने हुए विधायकों ने कहा कि बहुत बोल लिया, अब हमको कदम उठाना चाहिए। और उन्होंने कदम उठाया। उस कदम के मुताबिक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया और उसमें भी उन्होंने तर्क दिए कि बाहर का सांसद जो है वो नहीं चाहिए। एक बात, लाइट भी उसी वक्त जाती है जब, है ना? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारा हिमाचल का है, चंबा जिला से है आपके, और कांग्रेस के नेताओं को भी उन्होंने कहा था कि बाहर का सांसद लाना उचित नहीं है, हिमाचल के किसी व्यक्ति को देना चाहिए टिकट, लेकिन नहीं हुआ वो। और उसके बाद हैरानी की बात यह थी कि कैंडिडेट उस व्यक्ति को बनाया जिसने सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट के पहले निर्णय का विरोध किया। वाटर सेस पर अगर वो प्राइवेट कंपनी की ओर से कोई वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है तो वो मनु सिंह विजी, और यही मनु सिंह विजी हैं जो भगवान रामचंद्र जी काल्पनिक एक सोच है, उनके अस्तित्व पर, भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व पर उन्हें प्रश्न खड़े किए। और 25 साल तक जो मुकदमा कोर्ट में चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, तो ये भगवान रामचंद्र जी जन्म मतलब अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए, इस बात की पैरवी करते रहे। तो आखिरकार एक परिस्थिति इस प्रकार की बनी कि चुनाव हुआ और चुनाव में इसमें 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सहयोग दिया, जिसमें 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद उसमें चुनाव जीते। अब नैतिकता वास्तव में ये बनती है जब चुनाव का परिणाम आया, बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में कांग्रेस हार गई, नैतिकता तो ये बनती थी कि त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बजट पास होना था, बजट सत्र चला हुआ था, और उस बजट सत्र में अपना बहुमत उनको नहीं लग रहा था। ऐसी सूरत में बजट पास करना बहुत आवश्यक था। अगर बजट पास नहीं होता तो आपको मालूम है प्रोविजन है उसमें, फिर सरकार चले जाती है अगर बजट पास नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के उनकी सदस्यता सस्पेंड की गई। हमको सस्पेंड किया गया, जिसमें मैं भी शामिल था, ठाकुर जी भी शामिल थे, बहुत भाग्यशाली हैं। और 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो भेज करके हमको सदन से बाहर उठा करके फेंक दिया गया। और नैतिकता की ये दूसरा एक पैरामीटर है जहां बजट को पारित करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के जिनके विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा, सदन से बाहर उठा करके फेंकना पड़ा। तो सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार तो है ही नहीं, पहली बात। और आजकल के जो हालात हैं जिस प्रकार के, उन हालात के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। कानून व्यवस्था के सिलसिले में आज जिसके कारण मैं आप सबके बीच में पहुंचने में विलंब हुआ, पालमपुर में एक बेटी जो पढ़ाई कर रही है, एमए की पढ़ाई कर रही है, बस स्टैंड पे वहां पर एक युवक तेज धारदार हथियार से उन पर हमला करते हैं। 10 से ज्यादा वार उन पर किए गए और उस बेटी को लहूलुहान कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रही हैं इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में। फिर आज उनके पिता से बात हुई, उनकी कजिन सिस्टर से बात, उनको मिलने के लिए उनके घर भी गया। और उससे कुछ दिन पहले वहीं पालमपुर के सुला विधानसभा क्षेत्र जो साथ लगता इलाका है, वहां पर एक 50 वर्ष की एक महिला की हत्या हुई और उसका गला काट दिया गया। जो कटर होता है, पेपर कटर होता है, उससे काट करके उनको नाले में फेंक दिया गया।
पिछले कल बद्दी में गोलीबारी हुई जिसमें 10 लोग घायल हुए पड़े। प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने माल रोड पर एक युवक की जो बकरे की मीट काटने का जो होता, क्या बोलते हैं उसको, टोका बोलते हैं, उस टोके से काट करके उसकी हत्या कर दी। शिमला के रिज मैदान में आशियाना जो टूरिज्म का हमारा वहां पर रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, उन पर एनएसयू और यूथ कांग्रेस के लोग हमला कर देते हैं। आपके ही इसी चंबा जिला के अंतर्गत एक नौजवान को जब कांग्रेस की सरकार बने, सरकार बनने के बाद उसके 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नदी में फेंक दिया गया, तो इस खड्ड में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया गया। तो कानून व्यवस्था की सारी चीजें हो रही कहां से? पुलिस तो दूसरे काम में लगा के रखी है। पुलिस लगाई है हम सबके फोन टैपिंग के काम में, उनको वो कहां जा रहे हैं पूरी उनकी लोकेशन लेकर के आओ। शाम को मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जाता है सीआईडी के अधिकारियों द्वारा कि ये बंदा यहां गया था, जयराम ठाकुर यहां बैठा, 15 मिनट यहां बैठा, 15 मिनट वहां गया, सारी लोकेशन उनको दी जा रही। आखिरकार तमाशा बन गया ये तो। कांग्रेस के कुछ विधायकों को सुरक्षा इस कदर दी गई है, Z+ सिक्योरिटी से भी ज्यादा सुरक्षा दी गई है। 20 कमांडो एक विधायक की सुरक्षा के लिए दिए गए। आगे पायलट जाती है, पीछे एस्कॉर्ट जाती है और बहुत सारी गाड़ियों में पुलिस जाती है। तो जो कानून व्यवस्था के लिए जो काम पुलिस को करना था उनको किस काम में लगा के रखा? ये तो परिस्थिति है। इसलिए तो बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तमाशा बनते हैं। गारंटियों के सिलसिले में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब तो गारंटी का जिक्र करना हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब सरकार की ही गारंटी दी और ऐसा लगता है कि पूरी जरूर होता है ना, तो सरकार की ही गारंटी पूरी हो गई है। गारंटी का जो टाइम पीरियड जो है उसका पूरा हो गया। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से 5 वर्ष एक पार्टी, 5 वर्ष दूसरी पार्टी, यानी कि एक टर्म भाजपा को, एक टर्म कांग्रेस को, वो दौर चल रहा था। अब की बार मुझे लगता है कि वो, क्योंकि वो टर्म 5 वर्ष के लिए होता था, अब की बार मुझे पूरी संभावना ये दिख रही है कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। 15 महीने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ जाएगी। और जहां हमारे सांसदों की बात है, मैं यही कहूंगा कि कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार हमारा जीतने का मार्जिन हाईएस्ट था और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो पार्टी के बहुत कर्मठ और बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जिनके बारे में पार्टी ने चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहिए, जो हमेशा समर्पण के भाव के साथ काम करते रहे। ऐसे में पार्टी के प्रत्याशी के नाते यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि सहजता, सरलता जो आजकल सभी लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है और बहुत बड़े अंतर के साथ इस सीट को, लोकसभा की इस सीट को जीतेंगे। और हिमाचल प्रदेश में मैं यही कहूँगा कि 4 सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे, जिसका जिक्र किया मैंने। 2014 में भी जीते थे और 2019 में भी हम जीते थे और 2019 का तो हमारा जीतने का रिकॉर्ड इस तरह का रहा था, हम 68 की 68 सीटों पर जीते थे और 69% वोट शेयर के साथ पूरे देश भर में नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश रहा। और अब की बार में मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार की जीत भी सिर्फ जीत नहीं, शानदार जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। यही मुझे कहना था आप सब। सर, जो आपने पालमपुर वाले कांड का कल का जो उसका जिक्र किया, उसमें एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि ये जो इस मामले को लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ा जा सकता, ये उनके आपसी बातचीत का मामला था। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा बयान? देखिए, मैं
उनका बयान तो मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं समझता हूं कि ये लगातार घटनाओं का क्रम जो घटित हो रहा है और जो घटनाओं का क्रम घटित हो रहा है उसमें किसी जगह आदमी की जिंदगी जा रही है, किसी जगह आदमी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, और उसके साथ साथ में और बहुत सारी चीजों को लेकर के। और इस घटना को मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला भी है। पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, पकड़ने के साथ वो बेटी वहां पर सड़क पर तड़पती रही। उस आदमी को तो, जो आरोपी था, उसको तो ले करके वहां से चले गए, लेकिन जो पहली प्राथमिकता उनकी बनती थी नैतिकता के आधार पर, जो बेटी जो घायल थी उस वक्त लहूलुहान थी, उसको तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाते। पुलिस नहीं ले गई, दूसरे लोग ले गए वहां पर। ये एक चिंता करनी है। और दूसरी बात, जब हॉस्पिटल में जो आरोपी है उसको पुलिस मेडिकल के लिए ले गई और वहां हॉस्पिटल में एक व्यक्ति भावना उसकी मन की इस प्रकार की आई कि इस आदमी ने गलत किया है, और उस पर गुस्सा जाहिर करते करते उसने ऐसा हाथ उठाने की कोशिश की। पुलिस ने उसी आदमी को ही लातों से वहां पर पीट करके जो है वो चेक कर दिया। यानी कि मेरे कहने का मतलब, व्यवहारिक चीजें सोचने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, अब मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन ये सारी चीजें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आपके बद्दी में वो पिछले कल ही गोलीकांड हुआ, उसके बारे में क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। वहां पर जेसीबी जो है, जो ये खनन माफिया वाले आपस में इस प्रकार लड़ जाते हैं, जहां जेसीबी के जो ऑपरेटर था उस पर गोलियां चलाई। तो एक नहीं अनेकों घटनाएं। शिमला के माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में बम की तरह एक ब्लास्ट हो जाता है और पुलिस कहती है ये गैस का सिलेंडर जो है फटने की वजह से हुआ। सिलेंडर आज तक नहीं मिला, फटा हुआ। और जो रिपोर्ट आई उसके बाद, रिपोर्ट जो आई और रिपोर्ट के मुताबिक वो विस्फोट गैस का विस्फोट नहीं है। उस मामले को हशप किया गया है और उसमें ये पाया गया है कि RDX की मात्रा उसमें पाई गई। लेकिन वो सारी चीज को लेकर के आदमी की जिंदगी चले गई। और शिमला के माल रोड पर हुआ है, शिव मंदिर के सामने हुआ है और सावन के महीने में हुआ है। तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती इस प्रकार से। सर, ये कंगना रनौत की टिकट पे बात कह रही है कि कुछ कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि उनकी टिकट से कुछ भाजपाई ही नाराज हैं, और यहाँ तो डिप्टी CM साहब ने यहाँ तक कहा कि भाजपा आने वाले दिनों में कुछ प्रत्याशियों को बदल सकती है। इस बारे में आपका उनको जो उन्होंने सलाह दी है, सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपकी सलाह पर अमल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा वो निर्णय करने में सक्षम है। और मैं यही कहूँगा कि अगर ये हालात बने हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की किसी बात को लेकर कोई चर्चा नहीं। और जहाँ नाराजगी की बात है, नाराजगी दूर हो गई है सबकी, सब लोग काम में जुट गए हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं काम में नहीं। सब चंबा कांगड़ा की बात करें तो पिछली बार हाईएस्ट मार्जिन रहा है, तो इस बार भी उम्मीद ऐसी लगाई जा सकती है कि मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को लेकर के कि आदरणीय मोदी जी चंबा से पिछड़ा चंबा का जो ये शब्द पिछड़ा चंबा है, इसको कब तक हटा लिया जाएगा? ये देखिए, एक बात को हमको व्यवहारिक तौर पर सोचना है। इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और इस प्रदेश में भी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी की कंपैरिजन में, तुलना में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही। आज अगर हिमाचल प्रदेश में कुछ एक इलाके, कुछ एक जिले, कुछ एक विधानसभा क्षेत्र अगर पिछड़े हुए हैं, जहां अभी भी काम करने की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं वो दोषी है। और भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया, ईयर मार्क किया है ऐसे स्थानों को
और इसलिए एक जिला हिमाचल प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते चुना गया और चंबा जिला चुना गया, क्योंकि यहाँ अभी तक और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से केंद्र सरकार विशेष योजना के साथ काम कर रही है और प्रदेश सरकार ने भी उस तरह से हमने काम करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में चंबा इस कैटेगरी से आकर के बाकी राज्यों में जिस प्रकार से विकास, संतुलित विकास, समग्र विकास की जो बात को देखता है, वो चंबा के इस क्षेत्र का। सर, आज काफ़ी अरसे के बाद जो प्रभावजी भाजपा है वो एक मंच पे दिखने को मिल रही है। क्या आपके आने के उपरांत, क्या आपके जाने के बाद फिर वही स्थिति वही आ जाएगी या ये एकत्रित आने से पहले भी एकजुट थी और आने के बाद भी, जाने के बाद भी एकजुट रहेगी, इसमें आप चिंता मत करें। थैंक यू प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।